आपके बीच में ये संवाद के वक्त में रौतहट में जहां हम आप तमाम लोग उपस्थित हैं, आज एक ही साथ 8 जिला में 8 मंत्री, मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की उपस्थिति में 14,86,796 पौधा को लगाना है। सत्ताव्यापी ये कार्यक्रम है। मतलब प्रदेश हरित अभियान 2078 की तहत 11 से 35 हेक्टेयर जमीन में 14,86,46,796 पौधा को एक हफ्ता के दरमियान में लगाना है, जिसकी शुभारंभ आज 8 जिला से की जा रही है। आपको बता दें, माननीय मुख्यमंत्री मोहम्मद लाल बाबू राउत धमसा जिला के वन निर्देशनालय के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया है और पौधे को लगाकर उन्होंने प्रदेश हरित अभियान का शुभारंभ किया। आज प्रभा बौद्धिक माई नगर पालिका के इस सभागृह में आपके बीच में हमारी संवाद को निरंतरता के क्रम में अगले वक्ताओं ने वैज्ञानिक, धार्मिक, व्यवहारिक तमाम बातों को वृक्षारोपण के सवालों से जुड़ा। मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन इसकी महत्व उतना ही है जितना आप जीने को पसंद करते हैं। अगर जीना है तो पौधा लगाना है। जीने का अर्थ है सांस लेना, सांस को निरंतरता रखना है तो पौधा अनिवार्य है। जहाँ आपके वृक्ष नहीं है वहाँ लोगों की सांस बंद हुई है। मतलब साफ है, शरीर में हमारे प्राण को जो ऑक्सीजन चाहिए, हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से होती है, उसको हम फेंकते हैं। तो ये ऑक्सीजन कहाँ से आती है, ये समझने की बात है। वन कहने का अर्थ कि वृक्ष कहने का अर्थ है कि पौधा कहने का अर्थ, उसके पौधा पात पे वृक्ष भी तो एक जीवंत वस्तु है। जिस तरह हम लोग सांसें फेंकते हैं, खाना खाते हैं, चलते हैं, सिनेमा देखते हैं, बातें करते हैं, इसी तरह वो लिविंग थिंग्स है, जीवित प्राणी है वृक्ष। वृक्ष को भी तो खाना चाहिए, वृक्ष भी तो अपने जीवन को वृद्धि करती है और उसके लिए तो उसको क्रिया होना चाहिए वृक्ष में। तो वृक्ष भी अपने आप को खाना पकाती है। जो पौधा होते हैं वहाँ खाना पकता है। खाना किससे पकता है, वही आपको वृक्ष एक फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म होता है। इन लोगों का ज्यादा ज्ञान होगा, ये वन के इन लोग साइंस के हैं। तो फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म के तहत कार्बन डाइऑक्साइड इस इन्वायरमेंट से वो लेते हैं। वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड को लेना होता है और ऑक्सीजन को डिलीवर करता है, फेंकता है। ऑक्सीजन जो कहाँ से आता है, वही फोटोसिंथेसिस के माध्यम से इस इन्वायरमेंट में रहा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड को शोषण करके खाना बनाती है और ऑक्सीजन वो बाहर छोड़ती है, जिसको हम लोग लेते हैं। इस तरह हमारा जीवन चलता है। यानी कि पौधा का उतना ही महत्व है कि फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म प्रोसेस के तहत वो पौधा खाना बनाती है। वो खाना बनाती है, इस वातावरण में रहा हुआ प्रदूषित कार्बन डाइऑक्साइड से वो खाना बनाती है और अच्छा चीज को हम आपको जीवन के लिए, जीने के लिए फेंकती है, वो होता है ऑक्सीजन। तो जहाँ वृक्ष नहीं होगा तो इस वातावरण का कार्बन डाइऑक्साइड तो ऐसे नहीं शोषण होगा, ऑक्सीजन तो नहीं देगा। जब ऑक्सीजन नहीं देगा तो हम आप जिएंगे कैसे। इसलिए वृक्षारोपण करना आज की सबसे नितांत जरूरतमंद चीज है। इसलिए प्रदेश सरकार ने प्रदेश हरित अभियान के तहत एक ही साथ 8 जिला में इस कार्यक्रम को अंजाम दिया है। आप सबों का प्रदेश सरकार की ओर से बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए, हमारे रामचंद्र गिरी जी का वन अभियानी है, मेयर साहब, हमारे वकील साहब का तत्वाधान में जो आज कार्यक्रम हो रही है, राजनीतिक बातें को थोड़ा हम गौण करते हुए शुद्ध ढंग से, जहाँ वृक्ष है वहाँ जीवन है, जहाँ वायु है वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है। तो हमें चाहिए ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में शोषण करने के लिए इसका वृक्ष तो चाहिए वातावरण शुद्धिकरण के लिए। तो इसलिए इस सवाल पे प्रदेश सरकार ने जोर दिया है। रही बात पौधे और वृक्षारोपण के सवाल में, स्वाभाविक रूप से साझेदारी वन, एक और दूसरा वन होता है ना, सामुदायिक वन। आप साझेदारी वन का सीधी सी बात है
ये राजनीतिक रूप से इसका बहुत ही ज्यादा महत्व है। इस मायने में महत्व है, साझेदारी वन ने ये कहा इस वन का उपभोक्ता एक निश्चित दायरा से हट के समग्र समुदाय के लिए होनी चाहिए। सामुदायिक वन का नीतिगत निर्देशन ने कहा कि उसके अगल बगल के सीमित व्यक्तियों ने या समुदाय उसके उपभोग करेंगे। तो जहां वन होगा वहीं के लोग समुदाय को उपभोग करेंगे, तो बाकी समुदाय तो इसके उपभोक्ता से वंचित हो जाएंगे। इसलिए साझेदारी वन की अवधारणा ले आएंगे। साझेदारी वन से जहां वन है उसके समुदाय लाभान्वित है, लेकिन साझेदारी वन के प्रयोग से जहां वन है उसके साथ साथ आपके जहां तक उत्तर दक्षिण की तमाम बासिंदा उससे लाभान्वित होंगे। यानी कि वन क्षेत्र से लेकर जनकपुर बीरगंज के बॉर्डर एरिया तक के समुदाय और वर्जीनिया एरिया तक के समुदाय इसका लाभ ले सकते हैं। तो ये राजनीतिक बातें भी हम सब को समझने की बात है, जानने की बात है। प्रदेश सरकार स्पष्ट रूप से अपने वैचारिक राजनीतिक और वन संबंधी नीति को आगे बढ़ाई है कि वन से ज्यादा समुदाय और व्यक्ति लाभान्वित हो, यानी कि साझेदारी मैकेनिज्म में सबों को हित हेतु इसका प्रयोजन हो, इसका प्रयोग हो। प्रदेश सरकार इस पक्ष में है। रही बात इसमें विशेष जोर देने की बात, तो आप लोग आवे, हम लोग से जितना बन पाएगा प्रदेश सरकार कार्य करेगी। अब आप कहेंगे प्रदेश सरकार बहुत ही सारी काम कर ले तो बहुत आशावादी होना भी बेकार है। मैं स्पष्टता के साथ आप लोग के बीच में कहता हूँ, 3 तरह की सरकार है। चूंकि मैं विलम्ब से आया हूँ, वृक्षारोपण भी करना है, मुझे और जगह भी जाना है, तो छोटा शब्द में 1-2 मिनट में मैं अपने बात को अंत करूंगा। हम उतना ही करेंगे जितना सक्षम हम हैं। जितना सक्षम ही नहीं है तो आपके बीच में कहकर भी इसका कोई अर्थ नहीं है। 3 तरह की सरकार है, केंद्रीय सरकार, प्रादेशिक सरकार, स्थानीय स्तर की सरकार। जमा जमी प्रदेश सरकार, 7 ठो प्रदेश का जितनी बजट है और साल 13% बजट में 7 प्रदेश को बांटना था, यानी कि 1.8% मात्र था। 1 लाख रुपया में 1 करोड़ रुपया में 1,80,000 एगो प्रदेश सरकार को मिलता है। सुन लीजिए, बजट का पैसा से न होगा विकास, बजट से न कुछ कंसेप्ट आएगा। इस बार वो भी 13% को झाड़ दिया है 11% में पूरी सरकार ने। तो अब बताइए एक सरकार की कितना बजट आई? 1.6% मात्र बजटीकरण है इस बार प्रदेश सरकार का, यानी कि 1 करोड़ में 1,60,000 हमें मिलता है प्रदेश सरकार को चलाने के लिए। 1.6% मतलब साफ है, उसमें तलब भाता से लेके गाड़ी घोड़ा, मेरा भी मास्क का पैसा उसी में से लेना है, मंत्री का भी, डीजल मोबिल सब उसी में से होना है, भाता टीए सब उसी में से होना है, विकास उसी में से होना है, कर्मचारी लोगों को भी उसी में से तलब देना है, जितना भी चंदा चिठा सब उसी में से करना है। तो 1.6% में प्रदेश सरकार चल रही है। सारी बजट केंद्र सरकार अपने मातहत में रखी है। और विकास की बात करते हैं स्थानीयता में लोगों को कि प्रदेश सरकार ये नहीं किया, प्रदेश सरकार वो नहीं किया, ये सब भड़काने वाली, लोगों को उत्तेजित कर केंद्र अपनी उल्लू सीधा करने में लगी हुई है। इसलिए इस बात को हम लोग नहीं मानते। सारी बजटें स्थानीय तह को भी बजट को इस बार बहुत ही मायने में कम कर दिया है। सारी बजट केंद्र सरकार अपने सिंह दरबार के अंदर रखा है। और 3 तरह का सरकार का वैधानिक कल्पना है। विधानतक 3 तरह की सरकार है। फिर भी हम लोगों ने क्या किया, प्रदेश सरकार छोटा, अब 3 वर्ष हमारी सरकार की समय समाप्ति हुई है, 3.5 वर्ष हुई है। 3.5 वर्ष के दरमियान में 6 महीना हम लोग प्रादेशिक संरचना बना तो लोग अलमल में इधर उधर में रह गए। शपथ ग्रहण से लेके उसी ओल झोल में 6 महीना बीत गया। तो 3 वर्ष से हम लोगों ने प्रदेश सरकार को आगे बढ़ाया। प्रदेश सरकार के साथ 2 चुनौती, एक कानून को बनाना, दूसरा विकास भी करना। कानून हमें खुद बनाना है, उसी कानून के तहत हमें विकास को, गति को बढ़ाना है। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा नहीं किया तो एक ट्रैक पे लाने का, एक सिस्टम में लाने का प्रयास किया। संघीयता को, गणतंत्र को, लोकतंत्र को
संस्थागत बचाने का हम लोगों ने प्रदेश सरकार, प्रदेश में 2 का मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत ने कुछ किया नहीं किया, ये अपनी बात है। लेकिन संघीयता, लोकतंत्र, गणतंत्र के पक्ष में ओली को भी चुनौती देने का काम मोहम्मद लाल बाबू राउत ने किया, जो मधेश आंदोलन, गणतंत्र, लोकतंत्र का आंदोलन का देगा, ये हम लोगों ने किया। हम लोगों ने इस मधेश तराई में लैंगिक समानता, सामाजिक न्याय के तहत एक बहुत बड़ा बिरादरी का लोग राज्य के मूल धार से बाहर रहा, उन लोगों को हम लोग राज्य के मूल धार में लाने का प्रयास किया। और महिलाएं जो 50% आबादी है इस मधेश तराई में, उनको हम लोगों ने घर से बाहर निकाला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत। हम लोगों ने उनको साइकिल वितरण महज एक बहाना था। बहाना उद्देश्य ये है कि महिलाओं को घर से बाहर निकाले और स्कूल तक पहुंचाए। और मधेश तराई की 2 बिरादरी, 2 समुदाय की बहन बेटी अभी घर से बाहर नहीं निकली हुई है। 18% वाले दलित और 12% वाले मुस्लिम समुदाय, ये 30% की आबादी वाले समुदाय अभी शिक्षा के पहुंच से बाहर है। आधुनिक शिक्षा की ओर ये दोनों समुदाय का बेटियां अभी नहीं जा रही है। आप लोग गौर से मेरे बात को सुने। 30%, 1/3, 100 में 1/3 जनसंख्याएं अभी आधुनिक शिक्षा से बाहर है। मुस्लिम समुदाय 12% और दलित का 18%। ये 30% समुदाय की लड़कियां या इस वर्ग के लोग आधुनिक शिक्षा से पहुंच से बाहर है। तो हम लोगों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तरह शिक्षा कार्यक्रम लाया, साइकिल वितरण किया। अभी भी भत्ता का प्रावधान है। हम लोग और भी कुछ नहीं किए। तो बाकी प्रदेश में नहीं हुई बातें को हम लोगों ने 50% का आरक्षण का गारंटी करवाया। केंद्र में नहीं है और प्रदेश में नहीं, लेकिन विधानसभा सदन से हम लोगों ने हर एक निकाय में 50 का अवधारणा लाया है महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, जिसके तहत हम लोग आज हमारी प्रदेश से लोक सेवा शुरू हुई है। जिस तरह लोक सेवा से आप लोगों ने स्थायी नौकरी प्राप्ति किया है, उसी तरह प्रादेशिक लोक सेवा वो स्थायी नौकरी की बात है। आज 8वीं और 9वीं तक की हम लोगों ने स्थायी वैकेंसी अनाउंसमेंट किया है और धीरे धीरे सुबह खरदार कंप्यूटर तक हम लोगों को करना है, श्रेणी विहीन तक। उन सबों में 50% का आरक्षण। कोई भी वर्ग की बेटी लड़कियां हैं, वो राजपूत की बेटियां क्यों न हो, एक चमार की बेटी क्यों न हो, उसके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि आप लोग सब कोई समझते थे चिकित्सा विज्ञान महाराजगंज में होता है पढ़ाई MBBS का, सब कोई समझते थे खाली बीपी का ये धरान में होता है, भरतपुर में होता है। आज मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मधेश मेडिकल हेल्थ यूनिवर्सिटी प्रदेश नंबर 2 सरकार ने शुरू कर दिया और 100 बेड का आधुनिक कोविड अस्पताल का मणिपाल के जमीन में हम लोगों ने शुरू किया है। और 4 ठो विद्या में इस साल से पढ़ाई का हम लोग का एफिलिएशन मिला है। बैचलर लेवल का BSc नर्सिंग, BN, BPN, BMLT, MBBS, MD का भी हम लोगों अनुमति लेने के प्रयास में है, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। MBBS MD पढ़ाई प्रदेश नंबर 2 में हो जाए मेडिकल यूनिवर्सिटी के माध्यम से, ये बहुत बड़ी उपलब्धि प्रदेश 2 नंबर की जनताओं को मिलने जा रही है। तो इस वृक्षारोपण अभियान के कार्यक्रम में थोड़ी बात प्रदेश सरकार के आप लोगों के बीच में हमने रखा। वृक्षारोपण के सवाल में आप सब कोई आए, इस गति को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अंजाम दे, इसी में हमारा जीवन है। जीवन तो सिखा दिया। अब कितना लोग कौन मानते हैं नहीं मानेंगे, लेकिन हम तो मानते हैं कोविड को, कोरोना को हम मानते हैं। हम बल्ला बल्ला बचे हुए हैं। हमको हाल बहुत बुरा था, हमारी हाल बहुत बुरा था। इतना हम एक्सरसाइज करते हैं, नौजवान हैं, लेकिन हमको वो कोरोना हुआ था, वास्तविक कोरोना जो सुनते हैं आप लोग, कि सर्दी खांसी वाला नहीं, पूरे छाती तक पकड़े हुआ था। 1 से 4 डिग्री बुखार होता था, 12-14 दिन बुखार ही नहीं था, पूरे दम फूलता था। तो उस तरह का कोरोना से हम गुजरे हैं। उसमें वही है, DOP साहब कोई कहे हैं कि उसमें ऑक्सीजन कम हो जाता है, तो ये ऑक्सीजनवा यही से कम हुई। वृक्षारोपण तो हो जाए दूसरों कोरोना सब आदमी के, एक वृक्षारोपण कह जाओ। सारा कोरोना यहाँ बीमारी के दवाई भी ये कोई दवाई बा वृक्षारोपण, तो एक लेल हम कम रुआ सके। बढ़िया बात बा, हम अभी रहिए तो देख ली है, अब चली तारी देखिए, थोड़ा देख लिए बहुत बढ़िया से। मेयर साहब उन्हें रोड उड़ाए लगा तो उतर उड़ी जाइत रहा, देखिए पूरे बेग लागल बा वृक्षारोपणे हुई। जब वो फतुआ पुल से निकले हैं तो एक रोड गया हुआ है उतर जो, अच्छा खासा वृक्षारोपण को देखे।
अब इधर भी देखना है, एक रोज आए भी थे तो अच्छा खासा आप लोग ये है अन्य नगर पालिका से। इसी तरह का निरंतरता बने रहे। हम लोग चाहेंगे कि आप लोग के साथ मिल के स्थानीय तक प्रदेश सरकार, संघीय सरकार के साथ मिल के काम करें। 3 तरह की सरकार है, एक दूसरे का साथ समन्वय करना है, सहकार करना है, आगे बढ़ना है, नई संरचना है। हम लोग इस बात को कहीं भी ये नहीं भूले कि कोई सरकार किसी भी व्यवस्था को खारिज कर देगी। जो सरकार संवैधानिक व्यवस्था को खारिज करती है उसको अपने पैर के नीचे के मिट्टी खिसकते हुए नजर आता है। इसीलिए इस देश में न संघीयता खारिज होगा, न लोकतंत्र होगा, न गणतंत्र खारिज होगा। यहाँ ये सब संस्थागत होगा। कोई कहेगा कि भाई प्रदेश को खारिज कर देंगे। अरे प्रदेश को खारिज कैसे करेंगे आप? नेपाल को संविधान के तहत स्थानीय तह का फॉर्मेशन है। नेपाल के संविधान वर्तमान 1 धारा के तहत प्रादेशिक संरचना है। नेपाल संविधान के वर्तमान अनुच्छेद के आधार पे संघीय सरकार है। अगर किसी भी सरकार को आप खारिज करते हैं उससे पहले इस नेपाल को संविधान को खारिज करना होगा, उसके बाद में कोई अंग खारिज होगा। तो जो संविधान को खारिज करने का लायकत हैसियत रखते हैं वो इस आज के दिन में नहीं है। जनता वो खारिज करेगी या जनता उसको बहाली करेगी। इसलिए संघीयता, लोकतंत्र, गणतंत्र मौजूदा हालात में जिंदा है और जिंदा रहेगा। किसी के कहने से इसका अंत नहीं होने वाला। और प्रादेशिक सरकार है, आज तो आपके बीच में हम सब आप हैं। आज स्थानीय तह की सरकार है, तब वकील साहब इनका के आप लोग कहते हैं कि भाई हमको ये चाहिए वो चाहिए। कौन मंत्री कटा है? कोई होंगे पार्टी वाले तो मत विरोध करिए। हम कही दे रहे बात कि कोविड भर में एक भी संघीय सरकार का मंत्री कोविड काल भर में सिंह दरबार, बालुआटार और कलंकी से बाहर नहीं आया। एक भी नहीं आया। हम लोग को भी कोरोना हुआ तो जनते में गए तो हम लोग को पट गया। हम भी घर में रहते तो नहीं होता कुछ ना। तो कोविड भर के दरमियान में संघीय सरकार का हम रिकॉर्ड रखे हैं। एक भी ओली सरकार के मंत्री कलंकी, थानकोट, सिंह दरबार, बालुआटार से प्रदेश नंबर 2 में नहीं आया था। भले वो रामेश्वर यादव उस वक्त थे या हृदय त्रिपाठी हो या जो भी हो, हम लोग ने देखा कोई नहीं आया था। वही से उर्दी जारी करता था, हरदी और बेसार दूध पीते रहो। बोली जी एक बार कहते थे दूध पियो तो कोरोना यस्तो आउँछ उसको जान्छ कहता था। तो ये सब बड़ा विडम्बना है। अभी संकट में है और ज़्यादा राजनीति बात करेंगे तो एक प्लेटफॉर्म राजनीति बात का नहीं है, लेकिन करते करते तो राजनीति बात आती है ना, कहना तो पड़ता है। देश की पटरी, इस देश में ऐसा संसार में कोई सरकार नहीं हुआ है तो अपने सदन को बारंबार विघटन करता हो और सर्वोच्च उसको बहाली करता हो, तब पर भी थुथुर के तरफ प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठा हो। संसार का कहीं का इतिहास नहीं है। बोली किया है क्या? इसीलिए अब दिन बहुत कम दिन का है। ओली जी का मेहमानी चंद दिनों का है, चंद घंटाओं का है। इसके बाद में समाप्त होना ही है। इतना ही बात करते हुए